आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। और आज इस ख़ास मुलाकात में हमारा जो शायराना सिलसिला आगे चल रहा था, उसी को लेकर हमारे दरमियान हमारे वक्त के बहुत ही अहम शायर मलिकज़ादा जावेद साहब मौजूद हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। मलिकज़ादा जावेद साहब, आप आज की शायरी को किस नज़रिए से देख रहे हैं? जो आजकल शायरी हो रही है वो आपको मतलब कैसी लग रही है? मौजूदा दौर में जो आजकल की शायरी हो रही है, मेरा ख्याल है कि उससे मैं बहुत उम्मीदें रखता हूँ। बस क्योंकि इतनी तादाद में शुरा हैं तो उसमें अच्छे, कम अच्छे, बहुत अच्छे, इसका हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, एक बार अदब में बहार थी, तो आपको अदब में बड़े बड़े नाम सुनने को मिलते हैं जो आज भी जिनके नाम अदब से लिए जाते हैं। हमारे दौर में कि आपको लगता नहीं है कि एक ख़िज़ा सी तारी है, वैसे नाम सुनने को अब नहीं मिल रहे हैं? मैं ये आप तो देखें नहीं, ना, मैं इसके पीछे एक दूसरी बैकग्राउंड पर जाना चाहता हूँ। वो बैकग्राउंड ये है कि पहले जो सामीन थे वो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ थे और बहुत अच्छी तरीके से उर्दू ज़बान से उनकी वाकफ़ियत थी। हर लफ्ज़ का उन्हें मतलब मालूम था और शायरी के जो निकात थे उस पर उनकी निगाह थी। आज के दौर में क्योंकि हमारे नई नस्ल के शायरों का रिश्ता उर्दू से कट गया है, अब वो उस ज़बान में शायरी करते हैं जो उनके सामीन या नाजरीन जो उसको समझ सकें। तो जाहिर है कि मेयार का तयन तब होगा जब आप उस फील्ड के बहुत ज़बरदस्त किस्म के जानने वाले होंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी ये होती बात है कि आपका उर्दू से आपका रिश्ता कट चुका है हमारी नई नस्ल का। तो आप पुराने किसी शायर का नए शायर से मुआवजा नहीं कर सकते। मुआवजा नहीं कर सकते। नहीं, तो अगर वो सिलसिला कट रहा है तो ज़बान का नुकसान हो रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको जोड़ने के लिए इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अवामी सतह पर भी और सरकारी सतह पर भी उर्दू को जिस तरीके से मिलना चाहिए था मुकाम, वो नहीं मिला। अगर आपको भी मालूम हो जाए कल कि आपका बच्चा जो है वो उर्दू पढ़ने के बाद कहीं ये डिग्री उसकी काम नहीं आएगी, नौकरी में उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, तो आप भी अपने बच्चे को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, समझे? तो आजकल की इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में माँ बाप भी अपने बच्चों को वो तालीम दिलाते हैं जिससे वो आगे उसके मुस्तकबिल में वो तालीम उसको फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन कुछ ऐसे उर्दू दां हजरात हैं, उर्दू घराने के लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं ज़बान से, उनके घरों में ज़रूर इस तरीके का माहौल है। नहीं, जैसे हम आपके वालिद साहब हैं प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब, उनकी शख्सियत थी, उनकी शायरी थी, उनके दौर के भी अगर हम शायर देखते हैं तो एक सब आपको मतलब वो दीवार पर आप उनको सजा सकते हैं उन नामों को। आज के दौर में वो बहार नज़र नहीं आती जो मैंने शुरू में बात कही थी। गिने चुने उस तरह के नाम हमारे पास सजाने के लिए क्यों नहीं मौजूद हैं? देखिए, आदमी की ज़िंदगी में उसके कद का तयन नहीं होता। उसकी ज़िंदगी में उसके कद का तयन नहीं होता कि ये कितना बड़ा शायर है, कितना बड़ा नस्निगार है, कितना बड़ा फ़नकार है। उसके मरने के 50-60 साल बाद फिर तनकीद का कोई तालिब इल्म उठता है और फिर ये बताता है कि नहीं साहब, उस ज़माने में एक बहुत अच्छा शायर था जिसका नाम है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी जो थे उनको उनके ज़माने में उतनी मकबूलियत, और लोग ये कहते थे कि ये बाज़ार के और मेले ठेलों इस तरह के शायर हैं। लेकिन जो तनकीद का नया नज़रिया आया और उस नज़रिए ने ये साबित किया कि उस ज़माने में नज़ीर अकबर आबादी से बड़ा कोई शायर ही नहीं था जिसने आवाम की, मतलब जमहूरियत की बात की, आवाम की बात की और हर तरह के लोगों को उन्होंने मुतमईन किया अपनी शायरी से। तो एक बात दरअसल यही है तहसीन भाई कि हम लोगों को जो बहुत नामुनासिब हालात मिले, ज़बान का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारा बंटवारा हो गया,
पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू हो गई, हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो गई, समझे। तो ये जो दो बहनों का बंटवारा आपस में हो गया, इसने भी हमारी ज़ुबान को बड़ा नुकसान पहुंचा। लगता यह है कि अगर रोज़गार से जुड़ जाती उर्दू तो शायद वो उसको इतना नुकसान नहीं होता। बिल्कुल 100%। अगर ये ज़बान रोज़गार से जुड़ जाती तो माफ़ कीजिएगा कि हमारे हमवतन जो लोग हैं, खाली मुसलमानों पर नहीं, ये ज़बान तो सब मज़हब के लिए है। अगर ज़बान से हमारे गैर मुस्लिम हजरात को निकाल दिया जाए तो हमारी ज़बान के पास कुछ बचेगा नहीं ना, काफ़ी हमारा खसारा होगा, नुकसान होगा। नहीं, जैसे हम देखते हैं, देखिए इतनी उर्दू एकेडमीज़ हैं, उर्दू की तो तरक्की के उरूज के इदारे भी मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर हम तनज़ुली का शिकार हो रहे हैं, हम क्या मतलब ज़बान हमारी तनज़ुली का शिकार हो रही है, उसमें वो आपको वहीं पर कमज़ोर हो रही है जहाँ से वो पैदा हुई, तो फिर उसमें ये इदारे वगैरह क्या किसी काम के नहीं। आप और हम दोनों रहे भी हैं ऐसे इदारों में। जो सरकारी सतह पर जो पैटर्नाइज होना चाहिए था ज़बान को, वो नहीं हो पाया। अब देखिए दिल्ली में भी हर स्टेट में गवर्नमेंट ने उर्दू एकेडमीज़ खोल दी, अपनी सतह पर वो सारा काम कर रहे हैं, किताबें छपवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो एकेडमियाँ जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है। प्राइमरी सतह से आपकी उर्दू कहाँ है? सही बात है। अगर नीचे से लड़का ऊपर नहीं जाएगा तो उन किताबों को कौन पढ़ेगा? तो ज़बान को जमहूर से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी ज़बान की तरक्की होगी, हमारे अदब की तरक्की होगी और हमारा जो उर्दू कल्चर है वो आगे बढ़ेगा। इसमें जब मुशायरे जुड़ जाते हैं तब वो कैसे ज़बान को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? असल में ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। इसलिए मुशायरों का मामला ये है कि मुशायरे जो हैं वो उर्दू ज़ुबान के प्राइमरी स्कूल हैं। चलिए हम आपकी ये बात यहीं से शुरू करेंगे। मुशायरे जो है उर्दू ज़बान के प्राइमरी स्कूल हैं। नाज़रीन, हम लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद और इसी सवाल को फिर दोहराएंगे, क्योंकि यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का और हम इनके जज्बात और एहसासात जानेंगे मुशायरों के हवाले से, क्योंकि ये ख़ुद भी मुशायरों में बहुत जाते हैं। लेकिन इससे मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं उर्दू ज़बान के एक अहम नाम और एक अहम शायर मलिकज़ादा जावेद साहब से हम बात कर रहे हैं। मुशायरे जो हैं उर्दू ज़बान के, आपने कहा प्राइमरी स्कूल हैं, वो किस तरह उर्दू की खिदमत कर रहे हैं? भाई मुशायरे जो हैं, ज़ुबान, हमारी ज़ुबान इस नामुनासिब हालात में भी उर्दू से जो ताल्लुक़ है हमारे आवाम का, उसकी शीरीनी जो है और उसका जो वो कहें खूबसूरती जो है, उससे लोग क्या बोलते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। उन लोगों को वो भी मोहब्बत करते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इनकी ज़बान है। गैर लोग जो हैं, जिनको ये कहा जाता है कि ये ज़बान इनकी नहीं है और ये है, वो लोग उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और वजह यह है कि फिर जब वो किसी मुशायरे में जाते हैं, कहीं जाते हैं, आप तो तहसीन भाई आप तो खुद जानते होंगे कि जब आप किसी मुशायरे में जाते होंगे तो आपको नौजवान नस्ल के बहुत से बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जो डायरी लाते हैं, आपके शेर नोट करते हैं, किसी शायर के शेर नोट करते हैं और फिर उनका धीमे धीमे उससे ज़ुबान से ताल्लुक़ जुड़ता जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वो तलाश करते हैं कि साहब हमें गालिब का दीवान चाहिए, हम स्क्रिप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं, हिंदी स्क्रिप्ट में मिल जाए या उसमें मिल जाए। फिर धीमे धीमे उनकी ज़ुबान से भी इनका ताल्लुक़ पैदा होता रहता है। और आज मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारे जो बिरादरान वतन हैं, उनके जो नौजवान हैं और ख़ास तौर से हिंदी के जो लोग हैं, जो हिंदी के मंचों पर भी आज जो है वो गज़ल जो है अपनी पूरी मकबूलियत के साथ मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ जो अब आपने जो बात कही वो अपनी उस ज़बान में लिखते हैं जो वो जानते हैं। हाँ। उर्दू अब हिंदी में आ रही है, वाणी प्रकाशन वगैरह इस तरह की किताबें इन सब की आती हैं।
उससे ज़्यादा उर्दू वालों को जगह मिल गई है, लेकिन क्या रस्मुल ख़त बदल लिया जाए? नहीं साहब, इस बात के लिए तो मैं बिल्कुल तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। रस्मुल ख़त सीखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। किसी ज़बान को, अगर हम संस्कृत सीख रहे हैं तो संस्कृत की रूह तक हम जब तक नहीं पहुँचेंगे हम संस्कृत नहीं सीख सकते। देखिए, अब आजकल के बच्चों को देखते हैं व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह पर लोग उर्दू जो है अंग्रेज़ी में टाइप कर रहे हैं, रोमन में टाइप कर रहे हैं, हिंदी रोमन में टाइप कर रहे हैं, बात वही कह रहे हैं। तो उससे कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो गया, लेकिन ज़बान का जो वो उसका जो अपना एक शनाख्त है वो मुतासर हो रही है। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आप शायर हैं, हम शायर हैं। अगर हम कुछ तख्लीक करते हैं, शायरी कर रहे हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश भी है कि हमारी तरसील हमारी शायरी की ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्कुल समझे। अब पता ये चला कि हमने गज़ल कही और गज़ल कहने के बाद हम चंद लोगों को सुना के मुतमईन नहीं, हम चाहते हैं कि ये दूर तक फैले, हमारा कलाम दूर तक जाए। इसके लिए फिर हम यही सहारा लेते हैं, जैसे रोमन अंग्रेज़ी का। ये शिकायत तो उर्दू रस्मुल ख़त के साथ साथ हिंदी रस्मुल ख़त के साथ भी है कि अब रोमन में शायरी जो है वो ज़्यादा दूर तक जा रही है। तो मैंने उर्दू के साथ साथ हिंदी वालों को भी देखा है कि रोमन में अपनी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं। नहीं, जबकि आपके पास सहूलत दस्तयाब है कि आप उर्दू में अलग टाइप कर दीजिए, हिंदी में अलग टाइप कर दीजिए, रोमन में भी टाइप कर दीजिए जिनको पहुंचाना हो। लेकिन लोग रोमन को ही प्रीफर करते हैं, व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, उसमें उनको सहूलत हो जाती है। एक बात और बड़ी अहम आपको बताने जा रहा हूँ। इस तेज़ रफ्तार दुनिया में आने वाले दिनों में हर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी जो तवील है, जो लंबी है। लोगों के पास वक्त नहीं, दस्तरखान सिकुड़ जाएंगे, दस्तरखान सिकुड़ जाएंगे, फास्ट फूड आ जाएगा, बात फास्ट फूड आ जाएगा। एक चिप में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है, समझे। अब वो पूरी किताबें लोग नहीं खंगालते, चिप के ज़रिए तमाम चीज़ें 1 मिनट में कंप्यूटर पर ला के और सब पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो ये कहने का मतलब है, आप ये देखिए, नावल जो है, हो सकता है कुछ लोगों, कुछ परसेंटेज नहीं बड़ी, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत से लोग, लेकिन नावल का दौर ख़त्म हो गया। क्या बोलते हैं, लब तवील अफसाने का दौर ख़त्म हो गया, तवील नज़मों का दौर ख़त्म थी, समझिए। यहाँ तक कि एक बड़े इंटरनेशनल किस्म के शायर ने मुझसे ये कहा कि जावेद साहब, जब कोई कन्वीनर का ख़त मेरे पास आता है तो मैं ख़त पढ़ने में वक्त ज़ाया नहीं करता, वो ऊपर और फिर नीचे की कितना पेमेंट लिखा है वो उतना ही देख के भाग लेता हूं। तो मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, हर वो चीज़ जो ज़्यादा वक्त ले वो आने वाले दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारी नई नस्ल कम वक्त में ज़्यादा पढ़ना चाहती है, ज़्यादा देखना चाहती है और ज़्यादा सुनना चाहती है। तो उस नई नस्ल के लिए कुछ अशार आप पेश करेंगे? पहले 2 शेर आपको नई नस्ल के लिए। पहला शेर है कि संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, गुफ्तगू करना बुजुर्गों, कि बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। क्या बात है, वाह वाह, कि बच्चे अब पलट कर देखते हैं, बोलते हैं। एक शेर और मैंने कहा कि अपने बच्चों पे क्यों करूं गुस्सा, अपने बच्चों पे क्यों करूं गुस्सा, क्यों करूं गुस्सा, हर कमी उनमें ख़ानदानी है। समझे। वाह वाह वाह। तो इस तरह का है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो, उनके ऊपर माँ बाप का, वालिदैन का असर होता है, ख़ानदान का असर होता है। तो अगर आप उन पर तनकीद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो डीएनए, हाँ, वो डीएनए होता है। अब देखिए, जैसे ये है कि पहले ये था कि हमारे वालिद साहब, हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हम लोगों को भरी महफिल में डांट देते थे बहुत कस के, और हम एकदम सर झुका के सुन लेते थे। हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने लब कुशाई कर सकें। लेकिन आज संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, कि बच्चे अब पलट कर बोलते। ठीक है नाज़रीन, यह वक्त मुख्तसर वक्फे का, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में हम चाहेंगे कि मलिक ज़ादा जावेद साहब अपनी शायरी से ज़्यादा आप लोगों के करीब आएँ, अपनी बातों से कम, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद।
ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वक्त के अहम शायर, मोतबर शायर मलिकज़ादा जावेद साहब। मलिकज़ादा जावेद साहब, आपने अभी जो आप एक शुमारा मुझे दिखा रहे थे इम्कान का, वो क्या है? साहब ये शुमारा है, ये रिसाला मेरे वालिद साहब ने निकाला था। अच्छा। और ये निकलता रहा। ये 92 शुमारा है, 92 वहाँ शुमारा है। 2016 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। तो वो जो विरासत थी वो हमने, और मेरे छोटा भाई मेरा है परवेज़ मलिकज़ादा, हम लोगों ने कहा नहीं, मेरे वालिद साहब जो सिलसिला शुरू किया था उसको हमें जारी रखना चाहिए। वाह। और हम लोगों ने ये रिसाला जो है 120 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिसाला इम्कान निकाला है। और ये रिसाला अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू की नई बस्तियों से लेके हर उस जगह मौजूद है जहाँ उर्दू पढ़ने लिखने वाले मौजूद। तो एक तरीके से प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर साहब को आप लोगों का खिराज अक़ीदत भी हो गया। जी जी जी। और जी, उनकी एक विरासत को आप आगे भी बढ़ा रहे हैं। जी 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 जी, जी, बड़ी बात है ये आप नहीं लोगों की नहीं, तरफ बिल्कुल। लोगों ने भी कहा कि भाई तुम्हारे वालिद साहब एक ये सिलसिला, मेरे वालिद साहब में बड़ी अजीब खूबियाँ थी जो मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत खाल खाल मिलती है, दिखाई नहीं देती। ये नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ तो इसलिए, आम तौर पर जी। उनके इंतकाल के बाद मैं अमेरिका गया मुशायरों में। मुशायरों में गया, तकरीबन अमेरिका के 6 शहरों में गया, या पूरी दुनिया में मुशायरों में घूमता हूँ। तो मुझे तो आधी आधी दाद उसी वक्त मिल जाती है जब लोगों को मालूम होता है कि मैं मलिकज़ादा साहब का बेटा हूँ। वाह। उनका इतना ज़्यादा चाहने वाले और उनको मानने वाले लोग। तो ये एक बहुत बड़ी विरासत हम लोगों के लिए मेरे वालिद ने छोड़ी है कि उनके नाम जो इतना बड़ा है कि हम लोग उससे सुरखरुई हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, तो आपने लेकिन देखिए, जैसे प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर साहब की जो शायरी थी वो एक बहुत रिवायती किस्म की शायरी है। आपने अपनी शायरी में उस रिवायत को क्यों तोड़ा कि कहीं लोग ये ना समझें कि आप मलिकज़ादा साहब की तरह की शायरी कर रहे हैं, या कहीं आपके वालिद साहब इस शायरी में आपकी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक आप कह रहे क्योंकि आप बिल्कुल अलग तरह की शायरी करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह मैं बताऊं। जी। मैं लखनऊ में जब था, ये बात बिल्कुल आपको, आप खुद एक बड़े बाप के बेटे हैं, आपके वालिद साहब परवाना रुदौलवी साहब को पूरी दुनिया जानती है जो सहाफ़त से दिलचस्पी रखते हैं। शुक्रिया। तो वो ये है कि किसी सायादार पेड़ के नीचे जी। किसी छोटे पौधे का पनपना बहुत मुश्किल होता है। मैं जब तक लखनऊ में था तो अपनी ये शिनाख्त नहीं मिटा सका। सब ये कहते थे कि वो मलिकज़ादा साहब के लड़के जा रहे हैं, मलिकज़ादा साहब के लड़के जा रहे हैं। और फिर जब मैं शायरी लेके, अपनी शायरी लेके मुशायरे में खड़े होता था तो कहीं ना कहीं जो लोग नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें डिक्शन या लहजे का मालूम नहीं है, वो ये कहता अरे अब्बा ने कह के दे दिया होगा। समझे? कम उम्री से शायरी कर रहे हैं। हाँ, हम कम उम्री से शायरी कर रहे हैं। तो वही ये हुआ कि फिर उसके बाद जब मुझे यहाँ का, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे यहाँ नोएडा का जब वो दिया तो मैंने कहा कि चले अपनी ज़िंदगी जी के देखें। हालांकि मेरे वालिद साहब कहने लगे भाई क्या ज़रूरत, कहो तो मैं तुम्हारा नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, वहाँ अब जाके इतने अरसे के बाद जब मेरा बेटा जो है वो जवान हो चुका है, तब लोगों ने तवज्जो देना मेरी तरफ शुरू किया है। मेरे बाप का कद वो था, समझे? तब लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, वे जेन्युइन आदमी हैं, खुद शायरी करते हैं, उनका लहजा अलग है, बाप से मुख्तलिफ जैसे आपने कहा। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं वो उसका नुकसान होता है, उसका नुकसान होता है, उसका नुकसान हमें बहुत हुआ। तो ये एक तो ये सिलसिला रहा। दूसरी बात ये रही कि एक साहब का और जिक्र करूँगा, डॉक्टर बशीर बट साहब का। डॉक्टर बशीर बट जब मतलब मुशायरों के स्टेज पर जब वो आए तो पहले उन्होंने वो छपे, अदबी रसाइल में वो छपे, तो लोग जानने पहचानने लगे कि भाई एक डॉक्टर बशीर बट साहब हैं जो शायर हैं। उसके बाद वो मुशायरों में आए। मुशायरों में आए तो अपनी बिल्कुल नई लफ्जियात के साथ आए, अपने नए पहनावे के साथ आए। नहीं तो मुशायरे में जीन्स पहन कर
आना एक बहुत बड़ी बिदत थी। उसका लिबास बिल्कुल अलग था, समझे। बशीर बद्र आए, और बशीर बद्र साहब ने जो बात एक कहते थे वो मुझे बहुत अच्छी थी। वो ये कहते थे कि जावेद मियाँ, आप उस ज़बान में शायरी कीजिए कि जो आप कहें वो सामने वाले की समझ में आए। उस ज़बान में बिल्कुल शायरी मत कीजिए कि वो जो है वो बाद में उसको डिक्शनरी देखे या लुग़त देखे और ये देखे कि भाई इस लफ्ज़ के क्या माने हैं, किसी से पूछे। तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने भी यही किया है। और उन लफ्ज़ों, उन लफ्ज़ियात से बिल्कुल मत घबराइए। दूसरे जैसे अंग्रेज़ी के और बहुत से ऐसे उन्होंने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है जो आपको लगे कि बिल्कुल गज़ल में और मिसरे में बिल्कुल फिट आ रहा है, उसको वहाँ रख दीजिए। ये अपने लहजे में जो कुछ बातें कहते रहे हैं, जो कुछ शायरी करते रहे हैं, वो आप तक पेश करें, अपनी नुमाइंदा गज़ल आप तक पहुँचाएंगे। ये गज़ल सुनिए कि इश्क में होता है हर रोज़ खसारा मुझको, इश्क में होता है हर रोज़ खसारा मुझको, जितने हमदर्द हैं कहते हैं बेचारा मुझको, जितने हमदर्द हैं कहते हैं बेचारा मुझको। ऐ खुदा उसके भरम को सदा कायम रखना, ऐ खुदा उसके भरम को सदा कायम रखना, मैं दिया हूँ वो समझता है सितारा मुझको। और ये भी शेर कि सिर्फ तूफान की लहरों से बची है उम्मीद, सिर्फ तूफान की लहरों से बची है उम्मीद, ये समंदर तो नहीं देगा किनारा मुझको। सिर्फ तूफान की लहरों से बची है उम्मीद, ये समंदर तो नहीं देगा किनारा मुझको, ये समंदर तो नहीं देगा किनारा मुझको। ये मेरे उम्र के जो लोग हैं, इस ज़माने का एक कड़वा सच मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे घराने हैं, परिवार हैं जहाँ ये हालात हैं, मैं वो शेर पेश कर रहा हूँ। ये समंदर तो नहीं देगा किनारा मुझको, ऐ मेरे बेटे मेरी उम्र बची है कितनी, ऐ मेरे बेटे मेरी उम्र बची है कितनी, और कुछ दिन के लिए कर ले गवारा मुझको। क्या बात है, वाह वाह। ऐ मेरे बेटे मेरी उम्र बची है कितनी, और कुछ दिन के लिए कर ले गवारा मुझको। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि एक दिन मैं कुछ बन संवर के जा रहा था, तो मेरी बेगम कहने लगी कि भाई इस उम्र में इतना बन संवर के कहाँ जा रहे हो। तो एक मक्ता हो गया, इसी गज़ल का मैं पेश कर रहा हूँ। ये समंदर तो नहीं देगा किनारा मुझको, उम्र चेहरे पे नज़र आती नहीं है जावेद, उम्र चेहरे पर नज़र आती नहीं है जावेद, लड़कियां अब भी समझती हैं कुंवारा मुझको। उम्र चेहरे पर नज़र आती नहीं है जावेद, लड़कियां अब भी समझती हैं कुंवारा मुझको। है मेरे बेटे मेरी उम्र बची है कितनी, और कुछ दिन के लिए कर ले गवारा मुझको।